नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर सप्लाइंग ए यूजफुल टॉर्क ऑफ 160 न्यूटन मीटर एट 5% स्लिप। अब ये टॉर्क रिलेशन आ गया ना, स्टेटर लॉसेस गिवन, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस गिवन, देन वी नीड टू कैलकुलेट रोटर इनपुट, मोटर इनपुट एंड एफिशिएंसी। तो देखिए ये जब टॉर्क, पावर और स्पीड है ना, स्लिप, इन सब का अगर कहीं पे डिस्कशन होगा तो इन दैट केस जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या होगा। करेक्ट, अभी तक हमने क्या देखा बेसिकली कि मान लीजिए सपोज ये हमारा सर्किट है, दिस इज R2, दिस इज X2, अगेन दिस इज पर फेस, I2 पर फेस, और ये हमारा E2 पर फेस है, और ये R2/S इंटू 1 - S ये भी पर फेस है। करेक्ट, ये सर्किट देखा। ये सर्किट कहाँ से आया था? तो जो सबसे सिंपल सर्किट था हमारा बेसिकली कुछ R2 SX2 ये SE2 था, फिर इसको हमने मॉडिफाई किया था R2/S X2 और E2। करेक्ट, करंट I2 करंट ही है ना, करंट सेम है। तो ये 3 सर्किट्स वी हैव। तीनों में से जब हमें जिसकी जरूरत है तीनों सेम ही, क्योंकि बस हमने रीअरेंज किए हैं चीज़ों को, बाकी सब सेम है। तो इन दिस केस अब हमें अगर अभी हमने ये भी देख रखा है कि जो I2 करंट है वो कितना हो जाएगा, E2/√R2/S² प्लस X2², राइट। और हमने देखा अभी न्यूमेरिकल से भी स्टार्टिंग करंट ज़्यादा था, फिर करंट कम हुआ था। यहाँ से भी अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, SE2/√R2² प्लस SX2²। अगर हम ये वाला यूज करें तब ये लिख सकते हैं। हाँ जी सर। तो देखिए क्योंकि स्लिप बाहर आ चुका है इसीलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, E2 ही हो सकती है, क्योंकि स्लिप तो 1 से कम होगा। तो इसीलिए जो I2 है वो हमारा क्या आ जाता है, I2 मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, रेसिस्टिव एलिमेंट समझिए, रेसिस्टिव एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग लोड इंक्रीज होता जाता है और हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, तो उसके चलते जो करंट है वो कम होता है। तो अगर आपको कभी कुछ ये ग्राफ की ज़रूरत पड़ जाए कि लोड वर्सेस करंट, I2 करंट, तो ये कुछ ऐसा होता है ना, शुरू में करंट मैक्सिमम फिर कम होता है। सिमिलरली जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो दैट इज cos ∅2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, R2/S/R2/S² प्लस X2², राइट, यही होगा ना। तो अगर हम पावर फैक्टर में भी देखें तो स्टार्टिंग में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है पुअर होता है, हमने देखा था बहुत कम। और फिर धीरे धीरे जैसे लोड, हमारा लोड का एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी किलोवाट लोड हम बढ़ाते जाते हैं तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, राइट। तो जैसे ही पावर फैक्टर बढ़ता है तो कम करंट में भी हमें उतना एक्टिव पावर मिल जाता है जो लोड के लिए सफिशियंट है। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं टॉर्क में। तो देखिए जो टॉर्क होता है बेसिकली, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू करंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट पावर फैक्टर मींस वोल्टेज एंड करंट। तो फ्लक्स जो है वो कहीं ना कहीं इस E2 में बैठा हुआ है, बोल सकते हैं 4.445F टर्न्स लिखते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2 इंटू कॉस ऑफ ∅2 लिख सकते हैं ना। तो अब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं K E2 I2 कॉस ऑफ ∅2, करेक्ट। तो और देखते हैं, फाइनली टॉर्क इज इक्वल टू K E2 I2 को क्या लिख सकते हैं, तो E2/√R2/S² प्लस X2², राइट, लिख सकते हैं ना I2 सर्किट से। सिमिलरली cos ∅2 क्या आ जाएगा, R2/S/√R2/S² प्लस X2², राइट। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, K E2² S R2 डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2²।
जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगा। दिस इज द टॉर्क इक्वेशन। तो या तो आप इस इक्वेशन को दिमाग में रखिए, याद कर लीजिए, या ये तरीका सीख लीजिए, क्योंकि सर्किट हमारे पास होता है तो cos फाई पावर फैक्टर और करंट ये दोनों हम लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों लिख सकते हैं। और E2 के E2 जैसा है वैसा, ये कहेंगे आप ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली फाई I2 डीसी मशीन में भी टॉर्क क्या होता है, K फाई IA, राइट। और डीसी मशीन में पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि करंट और फ्लक्स हमेशा साथ ही रहेंगे, करंट वोल्टेज हमेशा साथ ही रहेंगे, बट यहाँ पे पावर फैक्टर रोल प्ले करता है एसी में, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये K क्या है, अगर हम K को रिप्लेस कर पाएं, किसी K को समझ पाएं आखिर K क्या है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। यस, यू आर राइट। तो जरा K को भी समझते हैं कि K क्या है। तो K के लिए ऐसा समझिए, ये टॉर्क क्या होगा, तो जो भी पावर इनपुट आपने दिया है, राइट, रोटर को, डिवाइडेड बाय 2 पाई ns/60, क्योंकि ns स्पीड पे ही तो बेसिकली वो पावर ट्रांसफर किया है स्टेटर ने रोटर को। आरएमएफ ने अगर पावर ट्रांसफर किया है रोटर को, तो वो आरएमएफ की स्पीड ns है, तो वो ns स्पीड पे ही ट्रांसफर किया है, राइट। इसलिए उसको कई बार इस टॉर्क को हम सिंक्रोनस वाट भी बोलते हैं। तो ठीक है, PG। अब ये पावर कितना दिया, तो आप बोलेंगे सर 3I2² R2/S, क्योंकि R2/S सर्किट का रेसिस्टेंस है, I2 करंट है, तो यही होगा, डिवाइडेड बाय 2 पाई ns/60, राइट। यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर हम इसको देखें तो 3/2 पाई ns/60 को अलग कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, I2 के जगह अगर हम E2 के टर्म में रखें तो कितना हो जाएगा, E2² डिवाइडेड बाय R2/S² प्लस X2², यही होगा ना। अंडर रूट तो हट जाएगा क्योंकि I2 का स्क्वायर है, इंटू R2/S। तो जब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद क्या मिलता है, 3/2 पाई ns/60 इंटू ये कितना आ जाएगा, देख सकते हैं S², ये ऊपर जाएगा, S से S कैंसिल, तो E2² S इंटू R2 डिवाइडेड बाई ये S² इसके साथ, तो R2² प्लस SX2 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है टॉर्क का, जो कि मैंने अलग तरीके से आपके लिए कैलकुलेट किया करंट के मेथड से, पावर के मेथड से। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि E2² SR2 बाई R2² SX2², यहाँ भी E2² SR2 R2² SX2²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये जो K की वैल्यू है वो क्या है, यस, तो K = आप लिख सकते हैं 3/2 पाई ns/60, राइट। तो दिस इज K इन टॉर्क इन टर्म्स ऑफ सर्किट। अगर हम सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये होगा, ये 3 क्यों किया, क्योंकि 3 फेज पावर है, तो सिंगल फेज पावर ये हो जाएगा, इंटू 3 कर देते हैं। टॉर्क पर फेज नहीं निकालते, टॉर्क हमेशा पावर पर फेज लेकर के इंटू 3 करके डिवाइडेड बाय ओमेगा करते हैं। अब एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या होता है इसी में जाने के लिए, जो पावर फ्लो डायग्राम है वो है ना, इसको भी जरा ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारा स्टेटर पोर्शन है, राइट। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप आता है, ये हमारा रोटर है, और इसी रोटर को हम शाफ्ट के ऊपर दिखाते हैं, ये हमारा शाफ्ट है। तो अब इस पावर फ्लो डायग्राम में यहाँ पे स्टेटर में हम कौन सा पावर देते हैं, 3 फेज पावर देते हैं। तो बेसिकली 3 फेज एक्टिव पावर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम एफिशिएंसी और पावर और टॉर्क की बात करेंगे, राइट। तो वो एक्टिव पावर कितना होगा, 3 V फेज I फेज इंटू cos ऑफ फाई, जो भी उस टाइम में पावर फैक्टर एंगल रहा होगा वो एंगल ले लेंगे, राइट। तो ये पावर हमने इसको दिया। अब ये पावर देने के बाद जो स्टेटर में लॉसेज होंगे वो कौन कौन से लॉसेज होंगे, तो स्टेटर का है ना, स्टेटर का कॉपर लॉस, राइट, प्लस स्टेटर का आयरन लॉस होगा ना, हाँ जी सर होगा। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, तब हमारे पास मिलेगा PG यानी एयर गैप पावर, यानी ये वो पावर है जो ये स्टेटर बेसिकली RMF रोटर को ट्रांसफर कर रहा है, करेक्ट। अब ये PG एक्चुअली रोटर का इनपुट पावर भी यही है, करेक्ट। फिर जब ये रोटर को मिला तो रोटर में जब पावर कन्वर्ट हुआ तो उसमें कुछ लॉसेज हुई, तो इसमें कौन कौन सी लॉसेज हुई, तो रोटर का कॉपर लॉस, और
क्योंकि रोटर वाइंडिंग भी कोर में ही है तो आयरन लॉस, लेकिन रोटर में फ्रीक्वेंसी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी होती है हमने डिस्कस किया है एसएफएस, और ये वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसके चलते हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। तो मेनली रोटर में जो कॉपर लॉसेज होंगे दैट इज रोटर कॉपर लॉस, राइट। इसके बाद फाइनली हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, रोटर जो पावर डेवलप कर रहा है, कौन सा पावर, दैट इज मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। अब मैकेनिकल पावर जब डेवलप हुआ है यानी कि रोटेट होने की टेंडेंसी आई है, तो जो बेयरिंग के फ्रिक्शन और विंडेज होंगे वो लॉसेज यहाँ पे हम दिखाएंगे, राइट। ऊपर हम लॉसेज दिखा रहे हैं, तो दिस इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, राइट। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन एंड विंडेज के बिना तो काम चलेगा नहीं, वो आइडियल तो होता नहीं है, करेक्ट। तो यानी कि ये भी लॉसेस हो गए। उसके बाद जाकर के हमें शाफ्ट पावर और इसी को हम नेट पावर बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूजफुल पावर है वो ये है हमारा, ये डेवलप किया इसने, ये पीजी जो हमने ट्रांसफर किया। तो स्पेशली ये जो पीजी होती है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। और इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि इंडक्शन मोटर का जो प्रॉब्लम है वो 1, 2 और 3 इन तीनों के बीच में ही घूमता रहता है। आप कहेंगे सर क्यों, बाकी ये सब, तो देखिए होता क्या है, या तो क्वेश्चन इनपुट के तरफ से होगा या फिर आउटपुट के तरफ से होगा, राइट। अगर आउटपुट के तरफ से क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये अगर दिया है तो ऑफ कोर्स ये पावर दिया होगा, इन दोनों में जब हम ऐड कर देंगे, इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और जब ये मिल जाएगा तो ये दोनों ऑटोमेटिकली मिल जाता है। आप कहेंगे सर वो कैसे, तो यस, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, दैट इज पीजी इज टू पी रोटर कॉपर लॉस इज टू पी मैकेनिकल डेवलप्ड, ये बताया था मैंने आपको, क्या होता है 1s 1-s, राइट। तो इस रिलेशन से इन तीनों में से एक भी अगर पता चल जाता है और स्लिप पता है तो हम बाकी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में अगर यहां से शुरू करता है क्वेश्चन तो ये दिया रहेगा, अगर ये मान लीजिए नहीं दिया है और सॉल्व करना ही करना है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और इन दोनों को बराबर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हैज टू सॉल्व, राइट। तो अब फाइनली यहां पे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो हम ये दोनों वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। चलो जब ये दोनों आ गया यानी पीजी आ गया, तो फिर ये जो लॉसेस हैं स्टेटर के लॉसेस ये भी दिए रहेंगे, तो यानी उसमें ये ऐड कर दोगे तो कहां पहुंच गए, इनपुट। तो आउटपुट दिया था और हम यहां पहुंच गए तो एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट कर देंगे। सिमिलरली अगर हमें स्टेटर के तरफ से क्वेश्चन होगा तो ये इनपुट पावर दिया रहेगा कि इतना वोल्टेज है, इतना करंट ड्रॉ कर रहा है, तो उससे हम पावर ले सकते हैं, और ये स्टेटर के लॉसेस दिए रहेंगे, जब उसमें ये ऐड कर देंगे तो हमें पीजी आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, इफ दिस इज नॉट गिवन आप डायरेक्ट इनपुट को पीजी के बराबर ले सकते हैं। तो अब जब पीजी आ गया तो फिर से इस रेशियो में देखिए तो हम ये और ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो ये कैलकुलेट करने के बाद, राइट, ये अगर लॉसेस दे रखा है तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फिर हमें पी शाफ्ट आ जाएगा। तो बस इंडक्शन मशीन में कुल मिलाकर के देखें तो बस इतनी सी बात होती है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब जरा टॉर्क की बात मैं करता हूं, है ना, टॉर्क की बात, तो इसको ध्यान से सुनेंगे प्लीज। टॉर्क की बात अगर करें तो देखिए होता क्या है, जैसे ये पीजी है ना, कौन से स्पीड पे ट्रांसफर हो रहा है, एनएस, और ये जो डेवलप्ड पावर है ये कौन सी स्पीड डेवलप कर रही है रोटर में, तो एन, नॉट एनएस, राइट। तो ये पावर एनएस से रिलेटेड है, ये पावर एन से। तो अगर मैं टीजी बोलूं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे पीजी अपॉन 2π/NS/60, राइट। सिमिलरली यहाँ पे टी डेवलप्ड पूछूं, मैकेनिकली जो डेवलप पावर हो रही है वो टॉर्क, तो आप बोलेंगे पी मैकेनिकल डेवलप्ड डिवाइडेड बाय 2πN/60, यही बोलेंगे ना आप? हाँ जी सर बिल्कुल यही बोलेंगे। अच्छा, तो जब आप यही बोलेंगे तो इन दोनों में एक बहुत ही, मैं एक मैजिक जैसा कुछ रिलेशन दिखाना चाहता हूं, ऑब्जर्व करिए। अगर यहाँ पे पी मैकेनिकल डेवलप्ड और पीजी का रिलेशन पूछूं तो आप क्या लिखेंगे, तो पीजी इज नथिंग बट, पीजी को वैसे ही रहने दीजिए, 2πNS/60, हाँ जी सर बिल्कुल। और ये जो टी डेवलप्ड है इसको अगर मैं पीजी के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 - s इंटू पीजी,
हाँ जी सर, और 2π/60 n को क्या लिखूंगा, 1 - s इंटू ns लिख सकते हैं, n 1 - s इंटू ns। हाँ जी सर बिल्कुल। तो अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं तो क्या रिलेशन आया, Pg/2π/ns/60 इज टी डेवलप्ड, यानी ये दोनों टॉर्क क्या हो गया, बराबर हो गया, राइट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये दोनों टॉर्क बराबर क्यों हुआ, क्या ये कुछ गलती हो रही है, नहीं, तो ये गलती नहीं हो रही है, ये एग्जैक्टली दोनों टॉर्क को बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टेक्निकली देखिए, बेसिकली जो ये इसमें से लॉस हुआ है कॉपर लॉस इज नॉट समथिंग मैकेनिकल मूवमेंट, दैट इज ए इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। यानी टॉर्क में लॉस तभी होता है जब वो सपोज फ्रिक्शन विंडेज कुछ उसके अगेंस्ट काम करता है, तो इसीलिए टॉर्क यहां से यहां तक सेम रहा। लेकिन आप कहेंगे सर पावर तो कम हो गया, यस, यानी कि पावर कम होने से स्पीड कम हो गई, ns से n हो गई, लेकिन टॉर्क क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप कहेंगे सर चलो ठीक है, समझ गया कि कॉपर लॉस हुआ है, टॉर्क में तो कोई लॉस हुआ नहीं, तो यहां पे सर हाँ अब टॉर्क में लॉस होगा यहां पे ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। तो यानी कि जो टॉर्क की बात हम कर रहे थे, तो बेसिकली एक चीज हमेशा आप ध्यान रखें, टीजी और टी डेवलप्ड दोनों सेम होता है। क्वेश्चन में जो कंडीशन प्रेफरेबल है हमारे लिए, यानी डेटा जो दिया है, यानी अगर हम पीजी निकाल सकते हैं इजीली, तो आप ये 60 कर लीजिए, ये टी डेवलप्ड के बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप पी डेवलप्ड निकाल सकते हैं इजीली, तो 2π/n/60 कर लीजिए, नॉट ns, n, तो ये निकल जाएगा, है दोनों बराबर, आंसर दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। फिर तो अब जब टी डेवलप्ड आ गया, यानी कि ये हमारा सपोज स्टेटर है, ये रोटर है, ये शाफ्ट है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने टीजी कैलकुलेट किया, ये टी मैकेनिकल डेवलप्ड है ना, या टी डेवलप्ड कह लीजिए। तो यहाँ पे जो लॉस होगा, टी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज, तब जा करके हमें टी शाफ्ट मिलेगा। तो इस रिलेशन से अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं, तो हमारा जो टी शाफ्ट होगा दैट इज नथिंग बट टीजी और टी मैकेनिकल डेवलप्ड, राइट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, राइट, माइनस टी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। तो यहां से हमारा टी शाफ्ट आएगा, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। सिमिलरली अगर हम बोलें स्पीड, जो यहां से यहां तक स्पीड होगी, ये n स्पीड, ये n स्पीड ही है, तो अगर ये दिया हुआ है और इंटू n 2πn/60 कर दे ओमेगा, तो हमें पी शाफ्ट निकल के आ जाएगा। पी शाफ्ट में अगर यहाँ पे कितना पावर लॉस हो रहा है वो ऐड कर दें, तो हमें पी डेवलप्ड मिल जाएगा। जब पी डेवलप्ड मिल गया तो वही एसपीजी 1 - एसपीजी करके हम पीजी निकाल सकते हैं, और अगर ये भी पावर दिया है तो हम स्टेटर पावर तक पहुंच सकते हैं ना। तो चाहे टॉर्क हो, चाहे पावर हो, चाहे ईएमएफ हो, सबको मैंने आपको रिलेट कर दिया, और रिलेट करने के बाद आप इजीली उसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं। तो जो टॉर्क हमने कैलकुलेट किया था K E2² SR2 डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2², यहाँ पे K का वैल्यू कितना है, 3/2πns/60, या तो ये लिख सकते हैं, और इसी को आप Pg/2πns/60 भी लिख सकते हैं, और इसी को P developed/2πn/60 भी लिख सकते हैं, और तो T शाफ्ट इंटू 2πn/60, सॉरी टॉर्क की बात कर रहे हैं ना, तो इसी को हम जो T शाफ्ट है प्लस T लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड विंडेज, राइट, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारे टॉर्क जो भी हमने लिखा है ये सब बराबर होते हैं। इसमें हमें जो भी वैल्यू जब चाहिए होगी हम उसका यूज तब कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें एक दो बातें और है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस में हम वो डील करेंगे कि टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, या टॉर्क से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। ए 3-phase 4-pole इंडक्शन मोटर सप्लाइंग ए यूजफुल टॉर्क ऑफ 160 न्यूटन मीटर। यानी अगर हम देखें सर्किट, तो बेसिकली जो
यूजफुल टॉर्क बोल रहा है ना, यूजफुल टॉर्क। यूजफुल टॉर्क कौन सा होता है? ये शाफ्ट टॉर्क। ये कितना दे रखा है? 160 न्यूटन मीटर एट 5% स्लिप, यानी स्लिप कितना दे रखा है? 5%, राइट। द स्टेटर लॉसेज आर 1000 वाट, यानी यहां जो लॉस हो रहे हैं वो हो गया 1000 वाट, करेक्ट। एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज आर 500 वाट, ओके, यानी फ्रिक्शन विंडेज लॉस कितना है? 500 वाट। तो मुझे रोटर इनपुट, मोटर इनपुट और एफिशिएंसी निकालना है। तो पहली बात ये बताइए कि अगर स्लिप दिया हुआ है, सबसे पहले 4 पोल मशीन है, राइट, और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इट्स ओके। तो फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी हम कितना ले लेते हैं? 50 हर्ट्ज, करेक्ट। तो ये हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तभी तो हम स्लिप निकाल पाएंगे और तभी तो हम एनएस निकाल पाएंगे, और एनएस निकलेगा तभी हमारा एन निकलेगा। तो फाइनली एनएस कितना हो जाएगा? 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय कितने हैं पोल? कितने हैं? 4 पोल मशीन है तो 4, तो कितना हो जाएगा? 1500 आरपीएम, राइट। तो अगर ये 1500 आरपीएम है और पावर आउटपुट जो शाफ्ट पावर की बात करूं तो टी शाफ्ट इंटू 2 पाई एन बाई 60, तो ये कितना आ जाता है? 160 इंटू 2 पाई इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 60, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओह सॉरी, ये एन एस मैंने लिख दिया इधर, दिस विल बी एन। एन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एन एस हमने कैलकुलेट किया ना, अभी एन तो आया नहीं, तो एन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05 इंटू कितना है? 1500 आरपीएम ना, तो दिस इज 1500 है ना। तो ये वैल्यू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? दिस विल बी समथिंग अराउंड 1425 आरपीएम, ओके। तो दिस इज 1425 आरपीएम, राइट। तो यहाँ पे 1425 2 पाई एन बाई 60, तो ये कितना आ जाता है? पी शाफ्ट। तो पी शाफ्ट विल बी इक्वल टू 23876.1, राइट, यही है ना, 23876.1, 23876.1 वाट, राइट। ये हमारा पी शाफ्ट आ गया। पी शाफ्ट आ गया, फ्रिक्शन विंडेज लॉस भी गिवन है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? पी मैकेनिकल डेवलप्ड, उसमें अगर ये ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। तो फाइनली पी मैकेनिकल जो डेवलप्ड पावर होगा कितना आ जाएगा? 23876.1 प्लस 500, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है? 24376 है ना, 24376 अराउंड दिस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 24376, राइट। तो ये हमारा पी मैकेनिकल डेवलप्ड आ गया। अब हमें पीजी निकालना है ना, पीजी, और स्लिप की वैल्यू दी है। तो बताइए, जब हम यहां पहुंच चुके हैं तो ये निकालने के लिए वो रिलेशन हम यूज कर लेंगे। क्या होता है? तो एज वी नो दैट जो पी मैकेनिकल डेवलप्ड है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ पीजी होता है ना, बताया था। ये 5% है तो 95% के आसपास आपकी जो पावर होगी वो मैकेनिकल डेवलप्ड होगी। तो पी मैकेनिकल डेवलप्ड आया है 24376 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना है? स्लिप कितना? 5% स्लिप थी, तो 0.05 इंटू पीजी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से पीजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25.639 किलोवाट है ना, 25.639 किलोवाट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पीजी, राइट। ठीक है, पीजी की वैल्यू कितनी आ गई? 25.639 किलोवाट। जब हमने दिस इक्वल टू 1 माइनस एस पीजी किया तो यहां से पीजी की वैल्यू आ गई, ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं। जब पीजी आ चुका है और स्टेटर लॉसेस भी गिवन है ना, तो इनपुट पावर कितना हो जाएगा? तो इनपुट पावर इज इक्वल टू पीजी प्लस जो भी हमारा स्टेटर लॉसेस इज गिवन, राइट।
पीजी प्लस स्टेटर लॉसेस, पीजी है 25.639 किलोवाट प्लस जो स्टेटर लॉसेस गिवन है वो कितना गिवन है 1 किलोवाट, तो ये है ना 1 किलोवाट, तो फाइनली ये कितना आ जाता है 26.639 किलोवाट, राइट। तो दिस इज द इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो एफिशिएंसी वी नो दैट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट कितना आया 26.639 किलोवाट और आउटपुट कितना आया था 23.876 इंटू 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 89.56। तो अब देखिए ड्यू टू दैट फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, जो कि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म होता है ट्रांसफार्मर से, आप देख सकते हैं इसकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में कम होती है। जैसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जब आप देखेंगे 95, 96, 97, 99% तक जाता है, करेक्ट, लेकिन इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी आप देखेंगे तो 90 के अराउंड रहता है ना, प्लस माइनस 90 कुछ ऐसे। तो ये जो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, जो कि ट्रांसफार्मर से इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है।